बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेग्स लॉ ऑफ क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एंड एप्लीकेशंस। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है और आप ये दोनों पिक्चर्स भी देख रहे हैं, दिस ब्रेग्स लॉ वाज प्रपोज्ड बाय सर विलियम हेनरी ब्रेग एंड सर विलियम लॉरेंस ब्रेग। ये दोनों बाप बेटे थे, फादर एंड सन, और दोनों ने इस सिलसिले में जो नोबेल प्राइज़ था 1915 का, तो दोनों ने वो भी शेयर किया, दोनों ने जीता। अच्छा, तो इनके ज़माने में मैक्स वॉन लावे एक क्रिस्टलोग्राफर था, तो वो भी क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा था। तो मैं थोड़ा सा क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के बारे में आपको बता दूं कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन बीम, न्यूट्रॉन बीम और एक्स-रे बीम is incident on a crystal, तो मुख्तलिफ एंगल्स पे जो है डायफ्रैक्शन स्पॉट्स हमें मिलते हैं या डायफ्रैक्शन पीक्स मिलती हैं। ठीक है, तो वो इन दोनों के ऊपर जो है ना काम कर रहे थे। तो दोनों ने एक बहुत ही सिंपल लॉ वज़ा किया, और ये जुमला आप नोट कर लें, बहुत ही अहम जुमला है। दोनों ने ये प्रपोज किया कि ये जो डायफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन फिनोमिनन है, ये बेसिकली ओरिजिनेट करता है एटॉमिक प्लेन्स या क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स जो हैं क्रिस्टल लैटिस में। तो ये बेसिकली इनकी वजह से ये डायफ्रैक्शन होता है। अगरचे बाद में मैक्स वॉन लावे फार्मूलेशन में फिर हम देखेंगे कि जो एटॉमिक प्लेन है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल यहाँ सिर्फ आप ये इतना जान लें कि अकॉर्डिंग टू ब्रेग्स लॉ द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन्स इज़ नेसेसरी फॉर क्रिस्टल डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो अच्छा, अब देखें यहाँ पे इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से डिराइव कर सकते हैं ब्रेग्स लॉ। ठीक है, वैसे इक्वेशन अभी आपको आ जाएगी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर और फेमस इक्वेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। लेकिन इसको हम कैसे डिराइव करें, इसकी डेरिवेशन के लिए एक बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एन अपर एटॉमिक प्लेन, ठीक है, और ये एक लोअर एटॉमिक प्लेन है, राइट। तो एक बीम आ रही है, वो इंसिडेंट हो रही है बीम। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन बीम आप तस्वर कर लें, एक एक्सरे बीम कर लें, एक न्यूट्रॉन बीम आप तस्वर कर लें। ठीक है, तो इसका ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, राइट, थीटा। और चूँकि अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्लास में बताया कि ये जो डायफ्रैक्शन है, तो ये जो एंगल है इसका, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन। तो ये गोया के एक स्पेकुलर डायफ्रैक्शन है। स्पेकुलर का मतलब है कि मिरर लाइक। ठीक है, तो दैट इज वाई समटाइम्स दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस वजह से हम इसको रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये इंसिडेंट बीम है, यहाँ से यहाँ तक बीम ने जो दो रेज हम देख रहे हैं, दोनों रेज ने बिल्कुल इक्वल पाथ कवर किया यहाँ तक। तो यहाँ इस पॉइंट के बियॉन्ड ये बीम जो है ये रिफ्लेक्ट या डायफ्रैक्ट हुई है बिल्कुल उसी एंगल के साथ। जबकि जो दूसरी बीम है ये, तो यहाँ से ऑनवर्ड इस बीम ने इतना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवर्स किया, कवर किया यहाँ तक, और फिर यहाँ से होके निकल गई। अब जो दोनों बीम्स हैं, इन बीम्स के बीच एक इंटरफेरेंस फिनोमिनन भी हो जाता है। तो फिर आगे जाके या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्टिव है तो हमें एक स्पॉट या पीक मिलेगी। तो ये टेक्स्ट अच्छा, यहाँ पे इस
में मैं आपको जाते जाते बता दूं कि ये डी है, इंटर प्लेनर स्पेसिंग ये डी है। ठीक है, तो ये जो बीम है, इस बीम ने ए बी और सी ये एक्स्ट्रा पाथ कवर किया है। तो यहाँ से ये जो ट्राइंगल है इसको एनलार्ज किया गया है, यहाँ पे इसको शो किया गया है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, आपको तो ये आना चाहिए। ये डी है और ये थीटा है और ये इसका अगेंस्ट जो साइड है वो यही है। तो ये साइड जो है डी साइन थीटा बन जाती है। ठीक है, यानी ये साइड यहाँ पे दिस इज डी साइन थीटा, और चूँकि ये भी एंगल है थीटा इसके बराबर है, तो ये भी डी साइन थीटा के बराबर है। ठीक है, तो मैं अब इसको पढ़ लूँ आपके लिए। ब्रेग्स लॉ कैन इजीली बी डिराइव्ड by considering the conditions necessary to make the phases of the beams coincide when the incident angle equals and reflecting angle. The rays of the incident beam are always in phase and parallel up to the point at which the top beam strikes the top layer at atom Z. यहाँ पे जो ये atom आप देख रहे हैं, the second beam continues to the next layer where it's scattered by atom B. ये जो B atom है, the second beam must travel the extra distance AB plus BC. If the two beams are to continue traveling adjacent and parallel, this extra distance must be an integral multiple of the wavelength for the phases of the two beams to be the same. यानी जो बीम है यहाँ पे, इस बीम से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ तो है। ठीक है, तो यही वेवलेंथ यहाँ पे अगर हम लिम्डा ले लें, और ये जो n है ये अगर इंटीग्रल मल्टीपल ले लें, हम एक इंटीजर ले लें विच इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लिम्डा, तो ये फिर बराबर है ए बी प्लस बी सी के। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजिंग डी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल ए बी जेड, वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री टू रिलेट डी एंड थीटा टू द डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। द डिस्टेंस ए बी इज अपोजिट to the theta, so AB is equal to d sin theta, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। Because AB is equal to BC, इक्वेशन नंबर 2 में हम देख रहे हैं यहाँ पे AB is equal to BC, तो n lambda is equal to 2AB। Substituting equation 3 जो यहाँ पे है AB is equal to d sin theta, in equation 4 we have n lambda is equal to 2d sin theta। ये इक्वेशन है जिसको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे आगे जाके। सो दिस इज n lambda is equal to 2d sin theta। इसको हम कहते हैं, इस n को याद रखें, इस n को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन। ये lambda क्या है? lambda इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम। d क्या है? d इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो अब आगे जाके इसका जो एप्लीकेशन है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। XRD तो आपने नाम सुना होगा। तो XRD में ये एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है। इसमें ये एक्सरे सोर्स है हमारे पास, और ये सैंपल है यानी क्रिस्टल है, जिस क्रिस्टल को हम एनालाइज कर रहे हैं, और ये डिटेक्टर है। ठीक है, तो अब ये जो डिटेक्टर है ये मूव कर सकता है, और इसी तरह अगर एक्सरे ट्यूब है तो बाज़ XRD मशीन्स में ये एक्सरे ट्यूब भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल आपके पास अरेंजमेंट है। इसको हम कहते हैं द पाउडर डायफ्रैक्टोमीटर्स
typically use the Brentano geometry. तो यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है इसको इन्होंने नाम दिया है ओमेगा, और which is defined between the X-ray source and the sample. और ये जो डायफ्रेक्टेड एंगल है 2 थीटा, अब 2 थीटा क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज डबल ऑफ दैट, जो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है तो वो ये है 2 थीटा, एंड दिस इज ऑलवेज हाफ ऑफ द डिटेक्टर एंगल इन ए थीटा 2 थीटा इंस्ट्रूमेंट। मसलन ये जो है एक अरेंजमेंट है, एक मॉडल है, तो ये जो मॉडल है ये ब्रेंटनो ज्योमेट्री यूज़ करता है। द ट्यूब इज़ फिक्स्ड, इस मॉडल में ट्यूब बिल्कुल फिक्स होता है अपनी जगह पे, और जो सैंपल है वो रोटेट करता है, और जो सैंपल की जो रोटेशन है दैट्स थीटा, जो डिग्री में हम लेंगे थीटा पर मिनट वो हम लेते हैं, और जो डिटेक्टर है वो भी रोटेट करता है 2 थीटा डिग्री में वो पर मिनट, ये जो हम लेते हैं। तो आम तौर पे हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है ये बहुत ही कॉमन है, जबकि एक दूसरी अरेंजमेंट भी है जिसको हम थीटा थीटा इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो मसलन ये जो है पी एनालिटिकल एक्सपर्ट प्रो एक मॉडल है, और इसमें फिर सैंपल फिक्स होता है, और जो ट्यूब है ये रोटेट करती है, और बिल्कुल वही है कि थीटा जो डिग्री में है वो पर मिनट, और जो डिटेक्टर है वो भी रोटेट करता है, ये दोनों रोटेट करते हैं, ये जो है ये रोटेट नहीं करता इस अरेंजमेंट में। लेकिन आम तौर पे मैं आपको बता दूं ये रोटेट करता है। जो हमने ख़ुद यूज़ किया है ना इंग्लैंड में, तो वहाँ पे ये डिटेक्टर ये रोटेट करता था, और ये जो सैंपल है उसको हम एक होल्डर में रखते थे, तो वो होल्डर फिर माउंट करके अपनी जगह पे तो वो फिर घूमता था। तो ये एक सिंपल अरेंजमेंट है XRD की। तो आगे मैं आपको अब जो है क्रिस्टल डायफ्रेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने बता दिया कि आपको या पीक आती है, पीक जैसा कि आप देख रहे हैं, और या स्पॉट। तो ये डिपेंड करता है अगेन XRD मशीन की जो अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, उसी पे ये डिपेंड करता है। और ये एक सिंगल क्रिस्टल यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो सिंगल क्रिस्टल स्पेसिमन है और ब्रेंटनो डायफ्रेक्टोमीटर है। तो ये जो है फैमिली ऑफ पीक्स इन द डायफ्रेक्शन पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे अगर सैंपल इस अंदाज में पड़ा हुआ है, तो जो एक्सरे बीम है वो फ़र्ज़ करें इधर इम्पेंज हो रही है और यहाँ से डायफ्रेक्ट हो रही है, तो फिर ये 2 थीटा है। तो ये जो 2 थीटा है यह एब्सिसा पे आपको नज़र आ जाता है एक्स एक्सिस पे। तो इसकी ये पोजीशन है, ठीक है, यानी जो 2 थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कंपेरेटिवली स्मॉल है। तो दैट इज़ वाई वो यहाँ पे अपेयर हो रही है ये पीक, क्योंकि सैंपल रोटेट। अच्छा, यहाँ पे ये टेक्स्ट मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूँ कि एट 20.6 2 थीटा डिग्री, यानी इसकी जो पोजीशन है वो 20.6 है। ब्रेग्स लॉ फुलफिल्ड फॉर द 100 प्लेन्स। ये जो प्लेन है ये 100 प्लेन है बेसिकली, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ए डायफ्रेक्शन पीक। अच्छा, तो इसी तरह जब सैंपल रोटेट कर जाता है तो फिर जो इसके सामने एक और सेट ऑफ प्लेन्स आ जाता है, ठीक है, ये। और जब आ जाता है तो जाहिर है फिर एंगल तो चेंज हो जाता है, ठीक है।
तो अब ये पढ़ लेना आपको, ये जो सेट ऑफ प्लेन्स हैं ये 110 है, तो दिस 110 would diffract at 29.32 theta degree. However, they are not properly aligned to produce a diffraction peak. ठीक है, the perpendicular to those planes doesn't bisect the incident and diffracted beams, only background is observed. यानी आपको यानी अकॉर्डिंग टू द ब्रेग्स लॉ यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रही, तो जस्ट एक हल्का सा बैकग्राउंड आपको नज़र आ जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आपके पास कोई भी पीक नहीं आएगी, क्योंकि कोई डायफ्रेक्शन नहीं है, कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन तो है, सॉरी डायफ्रेक्शन तो है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है। तो आगे जाके फिर वो एक दूसरे को, ये बीम्स जो है ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। मसलन ये एक बीम इधर आ गई तो दूसरी बीम नीचे जाके इस प्लेन से डायफ्रेक्ट कर गई, तो दोनों आगे जाके एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएंगे। जबकि यहाँ पे जो बीम का जो दूसरा हिस्सा है वो नीचे जाके यहाँ से फिर डायफ्रेक्ट हो जाता है, और फिर ये दोनों हिस्से एक दूसरे के साथ जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, तो हमें इधर एक पीक मिल जाती है। राइट, अच्छा, तो अब बदस्तूर सैंपल रोटेट कर रहा है, तो यहाँ तक कि एक और हमारे पास सेट ऑफ प्लेन्स वो वजूद में ये उसके सामने आ गया। तो ये है 200 प्लेन्स, और ये 200 में आपको बता दूं ये इक्विवेलेंट है 100 का। ठीक है, तो क्योंकि आप इसको मज़ीद सिंपल बनाने के लिए आप 2 जो है ना आप इससे कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 100 बन जाता है। So therefore, they also diffract for this crystal, since D200 is half D100. They appear at 42 2 theta degree. देखिए कितनी सिंपल लॉजिक है कि जो इसका है जो डी स्पेसिंग है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये 100 का हाफ है, तो दैट इज़ वाई जो इसकी जो पोजीशन है 2 थीटा डिग्री वाली पोजीशन, तो वो इसका बिल्कुल ये 42 है, क्योंकि 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा में अगर आप d की वैल्यू को कम कर दें तो ये जो 2 थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू और फिर 2 थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो पीक है ये बिल्कुल इससे डबल पोजीशन पे अपेयर हो जाएगी। तो अगेन यहाँ पे 210 है, बिल्कुल वही बात है कि 210 एक सेट ऑफ प्लेन्स इसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों जो पीक्स हैं वो डायफ्रेक्ट तो कर जाती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली जो है वो इंटरफेयर नहीं करती। तो हमारे पास फिर कोई इस तरह जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और या पीक जो है वो अपेयर नहीं होती। इसी तरह अगर आप एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिडर कर लें, तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में चूँकि आपके पास जो ग्रेन्स हैं या क्रिस्टलाइट्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं, राइट, तो आपके पास फिर जो पीक्स हैं वो अपेयर होंगी। मसलन यहाँ पे बिल्कुल वही बात है कि वही पीक यहाँ पे 100 ये अपेयर हो गई, 110 उधर अपेयर जो नहीं हो रही थी तो अब यहाँ पे अपेयर हो रही है। क्यों अपेयर हो रही हैं? क्योंकि आपके पास जो है दूसरे क्रिस्टलाइट्स, ठीक है, तो वो इस पोजीशन में है कि वो मुख्तलिफ क्रिस्टलाइट से जो डायफ्रेक्टेड पीक्स हैं और इसी सेट ऑफ प्लेन्स से जो है वो डायफ्रेक्ट हो रही हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाती हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे आपके पास एक पीक आ जाती है। समझ आ गई बात? तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो बाज़ औक़ात सिंगल क्रिस्टल से
बाज़ पीक्स जो हैं वो गायब होती हैं, जबकि वो पॉलीक्रिस्टल मटेरियल में जो है वो अपेयर हो जाती हैं। यानी फॉर एवरी सेट ऑफ प्लेन्स देयर विल बी ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइट्स दैट आर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड टू डायफ्रैक्ट the plane perpendicular bisects the incident and diffracted beams. Basic assumptions of powder diffraction are that for every set of planes there is an equal number of crystallites that will diffract and that there is a statistically relevant number of crystallites, not just one or two. इसी तरह यहाँ पे आपके पास पीक अपेयर हो रही है और यहाँ पे जो कि डिसअपेयर हो रही थी पीक, तो बिल्कुल इसी लॉजिक के तहत यहाँ पे नहीं है, जबकि यहाँ पे वो पीक मौजूद है। और ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन प्रोफाइल आप देख रहे हैं, ये मेरा अपना डेटा है और मैंने खुद लिया हुआ है शेफील्ड में। तो ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर कर दूं कि मसलन जब हमारे पास एक डायफ्रैक्शन पैटर्न आ जाए तो इससे फिर हम कैसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और फिर यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है और इसके लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या हैं। पहले तो मैं ये टेक्स्ट पढ़ लूँ आपके लिए कि ईच पीक रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू ब्रेक्स लॉ फॉर नॉन रेडिएशन वेवलेंथ। यानी आपके पास जो है, फ़र्ज़ करें आपके पास जो इंसिडेंट बीम है इसकी वेवलेंथ है 0.154 नैनोमीटर। तो द यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन सच पैटर्न्स एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड ए पावरफुल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फेस कंपोजिशन ऑफ पाउडर्स एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये लिथियम सिल्वर टेंटलेट, या फिर अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो डाल दें तो ये प्योर सिल्वर टेंटलेट बन जाता है। तो ये उस पाउडर से हमने ये एक XRD स्पेक्ट्रम लिया है, ठीक है। अब ये जो आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, ग्रीन डॉट्स, ये तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा है। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक थ्योरेटिकल पैटर्न से, ठीक है, जो कि डेटाबेस में मौजूद होता है। विनएक्सपो सॉफ्टवेयर है, हमने यूज़ किया था। विनएक्सपो सॉफ्टवेयर के डेटाबेस में सिल्वर टेंटलेट का वो मौजूद है पैटर्न, थ्योरेटिकल पैटर्न। तो उसी थ्योरेटिकल पैटर्न से जब हमने कंपेयर किया तो वो एग्जैक्टली मैचिंग आ गई। तो फिर वो थ्योरेटिकल पैटर्न की जो इन्फॉर्मेशन है सिल्वर टेंटलेट के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है फिर यहाँ पे इस XRD प्रोफाइल के लिए भी होंगी। मसलन रॉम्बोहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है और इसी तरह इसकी इवन डेंसिटी आपके पास आ जाती है, थ्योरेटिकल डेंसिटी, लेटेस्ट पैरामीटर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इसी तरह हम इसको एनालाइज करते हैं। तो ये जो पीक है XRD की पीक, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक होल सेट ऑफ प्लेन्स या जो है फैमिली ऑफ प्लेन्स, राइट। फिर अगर आपके पास फ़र्ज़ करें एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर मैं ले लूँ तो फिर D और H के L जो इंडिसेस हैं प्लेन के, दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फ़र्ज़ करें लेटेस्ट पैरामीटर आपके पास A है, ज़ाहिर है क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो B भी यही होगा, C भी यही होगा। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करें HK और L नॉन है, तो ये दोनों अगर आपको नॉन हो तो आप HKL प्लेन का जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने इधर किया है। मसलन 100 जो पीक है
वो अगर अपेयर हो रही है 17.72, तो आप इससे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आपके पास जो है लेमडा की वैल्यू भी मौजूद है, तो इसी तरह आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 110 है जो कि आपके पास एच के एल है, तो आपके पास थीटा की वैल्यू इधर से आ गई, और फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है वो आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह 111 जो प्लेन है, यानी पूरा एक सेट ऑफ प्लेन्स हैं, तो इसी से आप 2.89 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि आप जब कोई वेवलेंथ यूज़ करते हैं क्रिस्टल डायफ्रैक्शन के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, न्यूट्रॉन की वेवलेंथ है या एक्सरे की वेवलेंथ है, तो इसी वेवलेंथ को यूज़ करके आप ये फिर बता सकते हैं कि आपके पास जो क्रिस्टल जो डायफ्रैक्शन मशीन है, एक्सआरडी मशीन, ये किस हद तक जो है वो प्लेन के स्पॉट्स, डायफ्रैक्शन स्पॉट्स या डायफ्रैक्शन पीक्स जो है ना वो आपको दे सकती है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इधर से कि मसलन अगर आपके पास थीटा 180 डिग्री है, ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है तो वो जो है ना आप इसको λ/2 ये आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप फिर कर लें।